जोहार, नमस्कार। YouTube चैनल देश की बात से मैं शैलेंद्र कुमार। दोस्तों, दूसरे चरण का जैसे ही चुनाव झारखंड में समाप्त हुआ, विश्लेषण का एग्जिट पोल का बाजार पूरी तरह से गर्म है। परसों रिजल्ट आना है और उस बीच आज उत्तरी छोटा नागपुर के कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में हम लोग बैठे हैं डोमचांच में, और यहाँ पर विभिन्न दलों के अतिथि आमंत्रित हैं और उन अतिथियों के माध्यम से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से झारखंड में जो है सरकार बनने जा रही है और किस प्रकार से झारखंड की अपेक्षा है लोगों का। तो जैसा कि आज का थीम है झारखंड में सरकार किसकी और झारखंड की अपेक्षा क्या, इसी थीम के साथ हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले एक परिचय का सेशन हम लोग संक्षेप में अपना परिचय दे देते हैं। तो मैं शैलेंद्र कुमार और हमारे दाहिनी ओर से तौकीर अंसारी और उसके बगल में हमारे बीच में शमशाद आलम इस बार बरकट्ठा विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपनी उपस्थिति को दर्ज कराए हैं। उसके आगे के रौ में हमारे बीच उपस्थित हैं बसंत मेहता। उसके बाद अगले रौ में हमारे बीच में हैं संतोष यादव जी, और ये राष्ट्रीय जनता दल के जिला सचिव के रूप में कोडरमा जिला से हैं। बगल में दाहिनी तरफ जिला उपाध्यक्ष भाजपा राजेश सिंह जी। बाईं ओर मेरी तरफ जो है सो कांग्रेस से श्रीमान प्रदीप सिंह जी हैं, जो कि जिला उपाध्यक्ष हैं। प्रमांशु कुमार जी, जो कि सोशल मीडिया आईटी सेल भाजपा का प्रदेश स्तर का नेतृत्व करते हैं। उसके बगल में हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमान अजय पांडे जी हैं, और उसके आगे हमारे बीच में उपस्थित हैं पवन कुमार गोस्वामी जी, बुद्धिजीवी वर्ग से हैं, सोशल एक्टिविटी में अपना उपस्थिति रखते हैं। तो ये एक संक्षेप हम सभी का एक परिचय हुआ। और अब हम लोग, चूंकि आज का हमारा जो टॉपिक है कि झारखंड में सरकार किसकी, झारखंड की अपेक्षा क्या, तो इसी के बात को लेकर के मैं सबसे पहले झारखंड में सरकार किसकी, राजेश जी संक्षेप में बताएं। सर्वप्रथम यूट्यूब चैनल में आज देश की बात शैलेंद्र सिंह के साथ उपस्थित हम लोग के बीच में सारे जो विभिन्न दल से आए हुए कार्यकर्ताओं को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे तरफ से जोहार और नमस्कार। मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से कि जब चुनाव हुआ था तो उसमें 14 में से 9 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीतने का काम किया, और अभी जो वर्तमान में जो झारखंड सरकार, जो हेमंत सोरेन की सरकार है, वो लूट खसोट की सरकार है। और भारतीय जनता पार्टी इस बार इसको उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है। और आपने देखा होगा कि अभी 5 चैनल में 3 चैनल में अभी भारतीय जनता पार्टी का सरकार स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। और मैं आशा करता हूं कि अभी जो परसों यानी 23 तारीख को जब ईवीएम खुलेगा तो आप निश्चित रूप से देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा आसार दिखने को मिलेगा, और निश्चित रूप से झारखंड में कमल एक बार पुनः खिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष ने बात रखा कि लोकसभा चुनाव में एक विशेष 14 में से 9 सीट जीत करके, और इन्होंने ये भी बात रखा कि लूट खसोट की सरकार जो है वो हटेगी और भाजपा यहाँ पे आएगी। तो हमारे पास कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में एक हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं बढ़त मिली झारखंड में, और अभी सत्ता रही, और अंतिम क्षणों में हेमंत सोरेन के द्वारा कुछ विशेष कार्यों के माध्यम से वोटरों को अपनी तरफ करने का एक विशेष प्रयास रहा। क्या लगता है झारखंड में किसकी सरकार और आपके गठबंधन की सरकार को कितनी सफलता मिलने जा रही है? आज आपकी चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं। साथ साथ यहाँ पर तमाम पार्टी के पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हुए, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। आज झारखंड में किसकी सरकार बनेगी इसके बारे में विशेष रूप से चर्चा करने का जो यहाँ पर बैठा गया है। तो मैं सर्वप्रथम कहना चाहता हूं कि आज अभी एग्जिट पोल में जो भी बात आ रही है
वो एग्जिट पोल वो उसमें विश्वास करने लायक इसलिए नहीं है क्योंकि लोकसभा में भी एग्जिट पोल 400 पार का नारा दिया जा रहा था, लेकिन वो एग्जिट पोल फेल हो गया। एग्जिट पोल पर नहीं, आज हम लोग 23 तारीख को हम लोग इंतजार करें। निश्चित रूप से हमारा इंडिया गठबंधन के हमारे तमाम वहाँ पर पार्टी के लोग, हमारे कांग्रेस के पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, माले है, तमाम नेताओं के अथक प्रयास से जल जंगल जमीन बचाने के लिए और यहाँ पर जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गठबंधन के नेता हैं और मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में यहाँ पर जो है हमारा देख रहे थे आवास जो प्रधानमंत्री आवास जो योजना था वो बंद करने का काम हुआ था, जिसके चलते हमारे झारखंड में अबू आवास का आयोजन किया गया, महिला सम्मान योजना का लाने का काम किया है और हमारे बिजली बिल माफ करने का काम किया है। और ये सब तमाम विकास के मुद्दे को लेकर हम लोग यहाँ पर हम लोग जनता के बीच गए और हम लोग का अच्छा रिस्पांस मिला और आने वाला जो 23 तारीख है वो इंडिया गठबंधन बहुमत के साथ सरकार बनाने का काम करेगी। जैसा कि दोनों दल के मुख्य उपस्थित नेता ने अपनी अपनी बात को रखा, अब मैं चर्चा को आगे बढ़ाते हुए ले चलता हूं और हमारे बीच राष्ट्रीय जनता दल के जिला सचिव हैं। तो संतोष जी, आप बताएं कि किस प्रकार से पिछले विधानसभा चुनाव में आपको 7 सीटें गठबंधन में थी, इस बार सीटें आपकी एक घटी और कहीं ना कहीं अगर देखा जा रहा है तो कोडरमा विधानसभा विशेष करके जहां पे एक शुरुआत से ही आपके जितने भी 6 जो विधानसभा चुनाव जहां जहां आप लड़ रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा चर्चा का माहौल कोडरमा में बना, बावजूद हेमंत सोरेन और जो कि आयरन लेडी के रूप में हेमंत जेएमएम उनको प्रोजेक्ट की है कल्पना सोरेन, उनका नहीं आना ये क्या दर्शाता है और क्या स्थिति है अभी राष्ट्रीय जनता दल का ये 6 विधानसभा में? धन्यवाद शैलेंद्र जी और आपके तमाम दर्शकों को बाहर निकाल लीजिए। दर्शकों को भी हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहना चाहूंगा कि महागठबंधन के तहत आप देखे होंगे कि हमें 2 फेज में झारखंड में चुनाव हुआ और हमारे जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं और उनकी जो पत्नी कल्पना सोरेन जी वो लगातार तमाम जगह पे अपनी मतलब उपस्थिति दर्ज कराई और उन्होंने सभा लगभग शतक लगाए। कोडरमा में आप देखे होंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी आए, उनके आने से भी एक युवाओं में यहाँ के जो उनके कार्यकर्ता थे एक नई जोश नई ऊर्जा का संचार हुआ और हम समझते हैं कि हम लोग काफी मजबूती के साथ महागठबंधन के साथ हम लोग चुनाव लड़े हैं और हम लोग इस चुनाव को निश्चित रूप से जीत रहे हैं और सरकार हमारी बन रही है। और मैं कोडरमा से हूं तो मैं कोडरमा के प्रति सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा। अभी हमारे भाजपा के नेता बोल रहे थे, हम लोग देख रहे हैं कि कोडरमा मुख्य रूप से रोजगार में बहुत ही पीछे है। हमारे यहाँ चाहे वो आप ढिबरा का बात हो, माइका का बात हो, पत्थर खदान की बात हो, रोजगार की बात हो, तो यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं। हमारे स्थानीय विधायक इस सब मुद्दों पे हमेशा चुपचाप रही, कभी बालू बेचने के काम की, विधानसभा में तमाम तरह के खाली ढोंग की, लेकिन जो जन समस्या है वो हमारे राज्य की पटल पे हमारे विधानसभा में यहाँ के मुख्य रूप से समस्या को नहीं रखी, जिसका कारण है आप देख रहे होंगे भाजपा लगातार यहाँ पे अपनी जनाधार खो रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ हार रही है। अपने दल के जो भी नेता हैं वो अपने दल के लिए बात कर रहे हैं। चूंकि अब आगे बसंत जी, आपको क्या लगता है कि जिस हिसाब से 6 महीना पूर्व लोकसभा में जो प्रचंड जीत हुई है, लगभग 4 लाख वोटों से जो लोकसभा हमारी नेत्री हैं उन्होंने जीत हासिल किया, उसके बाद भी उनका व्यक्तिगत रूप से कोडरमा में बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होना और कहीं ना कहीं कोडरमा का सीट अभी सेंसिटिव स्थिति में है, त्रिकोणीय मुकाबला है, कोई भी दल कह ले, लेकिन बाकी जो ग्राउंड की स्थितियां हैं वो बता रही है कि मामला बहुत यहाँ पे कड़ा है। तीनों में से कोई भी दल जो है वो एकदम तट है। तो आप क्या देखते हैं इस चुनाव में क्या कमी रह गई? शैलेंद्र जी, आपका चैनल का धन्यवाद। सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, झारखंड बने लगभग 24 वर्ष हुआ और झारखंड का एक सपना था, जो बिरसा मुंडा का सपना था,
जो निर्मल महतो का सपना था, जो विनोद बिहारी महतो का सपना था, बिल्कुल आज अधूरा है। 24 साल के दरमियान जिनको भी सत्ता संभालने का मौका मिला, आप देख रहे हैं भाजपा भी लगभग सत्ता संभालने का मौका मिला 15 से 16 साल, और लगभग 3 से 4 बार जेएमएम की भी सरकार झारखंड में रहा। लेकिन सच बात है कि झारखंड के लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। आज भी लोग अपेक्षित है, और हमको लगता है कि इस बार जो सरकार बनेगा, सो दोनों का जो स्थिति है स्पष्ट है कि जनाधार जनता ने किसी को स्पष्ट रूप से नहीं दिया है, और हमको लगता है कि बहुत बार तोड़ मड़ोड़ के साथ सरकार बनेगा। चलिए, जैसा कि इनसे ओपिनियन लेने का प्रयास किया कि क्या कारण रहा कि यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला जो कि हुआ 6 महीना पूर्व का यहाँ का जो चुनाव है वो लगभग 6 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी लीड की स्थिति में रही, और वहां से लीड की है लोकसभा चुनाव में विधानसभा वाइज। लेकिन विधानसभा चुनाव आते आते कहीं ना कहीं जो 6 विधानसभा है उसका समीकरण गणित कुछ और कहता है। तो मैं अगले वक्ता के रूप में, जो कि विशेष आईटी सेल को देखते हैं और उनको अंदरूनी कुछ विशेष जानकारियां रहती है, प्रदेश स्तर पे अपना उपस्थिति दे रहे हैं, तो परमांशु जी मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि 6 महीने पूर्व जहां एक और आप लगभग 6 विधानसभा में लीड की स्थिति में थे, और विधानसभा आते आते कहीं ना कहीं दल से भी विरोध का स्वर बहुत तेजी से उभरा, और आपके ही दल के कई समर्थक जो हैं सो निर्दलीय के रूप में कहीं ना कहीं मैदान में आए, और वो एक भयंकर नुकसान देने का काम भारतीय जनता पार्टी को मेरे नजरिए से किया जा रहा है। तो क्या देखते हैं कि क्या कमियां रह रही है, और क्या कहता है सरकार किसकी बनने वाली है? सबसे पहले शैलेंद्र जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि सारी पार्टी के लोगों को एकत्रित करके यहाँ के जो मुद्दा है उसको उठाया और यहाँ के लोगों का व्यू ले रहे हैं, जिससे आप लोगों को ये समझा जा सकता है कि यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है। इसलिए आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो ये क्वेश्चन है कि झारखंड में किसकी सरकार, झारखंड में सर्वमति से भाजपा की सरकार बनने वाली है, पूरे बहुमत के साथ सरकार बनेगी। एनडीए की सरकार फिर से झारखंड में बनने जा रही है। ये हेमंत सरकार को इस बार जाना ही पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने इस बार रोजी रोजगार और ऊपर से सबसे पहले जो पेपर लीक का मामला है ये बहुत ही प्रचलित रहा। जब मोदी जी खुद से, आदरणीय मोदी जी खुद से जब यहाँ पे सभा कर रहे थे, एक प्रधानमंत्री जब आपके राज्य में चुनाव प्रचार के लिए आते हैं और आपके क्षेत्र में आके आपके बारे में ये क्वेश्चन करते हैं कि आप यहाँ के बच्चों को रोजगार नहीं दे रहे हैं और यहाँ का क्वेश्चन, यहाँ का सारा पेपर लीक हो रहा है, ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात होती है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एनडीए की सरकार बनेगी। दूसरी बात, जब आपने ये कहा कि यहाँ के जो आपका क्वेश्चन है कि कुछ आपके ही पार्टी के लोग निर्दलीय प्रत्याशी बने और यहाँ पे डैमेज की स्थिति रही, तो इसके ऊपर मैं ये बात कह सकता हूँ भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पे हर आदमी को अपना मंतव्य रखने का अधिकार है, सबको अपना चुनाव लड़ने का अधिकार है। किसी को कोई पार्टी बाध्य नहीं कर सकती है कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। उनको जो भी निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उनको ये लगा होगा कि मैं इस जनाधार से बिलोंग करती हूँ या करता हूँ, इसलिए उन्होंने अपना चुनाव लड़ने का प्रयास किया। पर जब वास्तविक स्थिति आप देखेंगे तो अभी यहाँ पे जो रोजी रोजगार का मुद्दा है, अभी आप जो कोडरमा को विशेष टारगेट जो किया गया है, टारगेट इसलिए किया गया है एनडीए सरकार के द्वारा क्योंकि यहाँ की विधायक भी एनडीए से थी, भाजपा की थी, यहाँ की सांसद भी भाजपा की थी। तो लोगों को ये फील कराने का कोशिश किया गया, लोगों को ये बताने की कोशिश किया गया है एनडीए सरकार के द्वारा, आपने गलत लोगों को चुना है, आपने विधायक एनडीए को दिया, एनडीए से दिया है, सांसद एनडीए को दिया है, इसका बदला आपसे लिया जाएगा। और इसलिए यहाँ के ढीबरा व्यवसाय को तंग किया गया, यहाँ के अभ्रक व्यवसायियों को तंग किया गया, यहाँ के जो क्रेशर खदान है उसको तंग किया गया। क्यों? क्रेशर खदान क्यों पहले नहीं चल रहे थे? पहले भी चल रहे थे, लेकिन ऐसा ये 5 साल में जब एक आप खुद मुख्यमंत्री होके आप हरी झंडी दिखाते हैं और आपका ही हरी झंडी दिखाया हुआ आपका ही प्रशासनिक तौर, आपका ही प्रशासन, आप मुख्यमंत्री हैं तो पूरे यहाँ का सारा प्रशासन आपका है, तो फिर आपके द्वारा झंडा दिखाए जाने के बाद भी आपके गाड़ी को, ढीबरा गाड़ी को पकड़ा जाता है और वो भी 12 घंटे के अंदर पकड़ा जाता है। तो इसका मतलब है कि आपकी नियत में कहीं ना कहीं खोट है। और इसी के लिए हम तो यही कहते हैं कि भाजपा की सरकार
केंद्र में के लिए भी ठीक है और राज्य के लिए ठीक है। डबल इंजन की सरकार बनेगी तो डेफिनेटली कोडरमा के लिए अच्छे काम होंगे। यहाँ पे ढिबरा नीति भी बनेगा, क्रेशर नीति भी बनेगा, खदान नीति भी बनेगा और रोजी रोजगार पे भी काम होगा। जैसा कि निश्चित रूप से जैसा कि डबल इंजन की सरकार की बात है, तो इससे पूर्व भी डबल इंजन की सरकार बन चुकी है और उस डबल इंजन की सरकार की उपलब्धि जो है वो ये रहा कि आपके मुख्यमंत्री तक चुनाव नहीं जीत पाए। तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में उनकी जो स्थापित छवि थी उसमें कहीं ना कहीं कमी आया। और जहां तक बात है कि झारखंड में एनडी की सरकार कोडरमा को टारगेट किया, तो आप कभी जन आंदोलन के माध्यम से या विधानसभा में प्रश्न काल में आप तो दिखे नहीं कोडरमा के मामले को उठाते हुए, तो आप ये कैसे कहेंगे कि आपको जो है सो टारगेट किया गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि करनी अपना और ठीकरा किसी और पे फोड़ने वाली बात है? आप अच्छा बातों को घुमाते हैं और बात को अच्छा कोई तरीके से रखे हैं मेरे पास, तो मैं उसका जवाब देना चाहूंगा कि आपने ये कहा कि मतलब काम मेरा और ढीगरा हम किसी और फोड़ रहे हैं। विधानसभा में किसके सबसे ज्यादा विधायक थे? वहां पे विधानसभा में किसका निश्चित मुख्यमंत्री कौन बैठ रहा है वहां पे? पास है, लेकिन सवाल उठाने का अधिकार तो यहाँ के प्रत्येक तो आपने विधायक है उनको मौका मिलता है। विधानसभा में नीरा यादव जी ने 5 बार क्वेश्चन किया ढीबरा नीति को लेके, वहां पे भी उठाया। आपके जो बालू का जो मुद्दा है उसको भी लेके विधानसभा में उठाया। किसने कहा कि विधायक में वहां पे मुद्दा नहीं उठाया है? मैं वैसे आपके पास 5 एग्जांपल दे दूंगा, वहां पे विधानसभा में उठाया हुआ 5 मुद्दा, उनके लाइव वीडियो दे शेयर कर सकता हूं आपके साथ, और मैं अभी यहीं पे बैठे बैठे अपने मोबाइल से दिखा सकता हूं कि उन्होंने 5 बार विधानसभा में अपनी मुद्दा को उठाया है कि वहां के ढीबरा नीति को तंग किया जा रहा है, वहां बालू लोगों को के लिए लोगों को तंग किया जा रहा है। इन्होंने अपने तरफ से प्रयास किया, लेकिन एक कहावत है कि एक अकेला पे जो भारी संख्या है वो भारी पड़ा। ठीक है, जब इन्होंने आवाज उठाया, वहां पे हड़ताल किया, तो वहां की लाइटें बंद कर दी गई, वहां विधानसभा को चारों तरफ से बंद कर दिया गया। तो आप किस तरह की बातें करते हैं? यहाँ पे कोई किसी की नहीं, यहाँ पे सरकार जो है वो सिर्फ लूट खसोट की सरकार चल रही है। लोगों को बदनाम करके, लोगों को ये अपेक्षा दिला के, लोगों को ये फील करा के कि आपने गलत किया है, इसलिए ऐसा किया गया टारगेट। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि देख रहे हैं कि राज्य सरकार चूंकि अब चुनाव हो चुका है और जिस प्रकार से अपने अपने दल का समर्थन में बातें आ रही है, हम चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में बरकट्ठा विधानसभा से एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं जो इस बार बहुत ही बेहतरीन उपस्थिति बरकट्ठा में दर्ज कराए हैं। और सिर्फ बरकट्ठा ही की बात नहीं है, अगर देखा जाए तो झारखंड के 81 में से 30 से 40 विधानसभा जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं निर्दलीय वहां पर प्रभावित किए हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि हमारे बीच में शमशाद आलम जी है, कि शमशाद आलम जी आप बताएं कि मुख्य जो दल हैं उनसे अलग हट करके क्या कारण है जो निर्दलीय प्रत्याशी अब हावी हो रहे हैं झारखंड में? एक बार एक और दौर था जब निर्दलीय के हाथ में सत्ता गई और झारखंड सबसे बड़ा लूटखंड बना। तो अब ये पुनः जो है सो इस बार निर्दलीय प्रत्येक विधानसभा में कहीं ना कहीं, अगर हम कोडरमा लोकसभा के क्षेत्र में देखेंगे तो बरकट्ठा में हावी है, कोडरमा में हावी है, आपके बरही में हावी हैं, आपके राजधनवार में एक निर्दलीय निरंजन राय इस कदर हावी हुए कि अमित शाह तक को आना पड़ गया उनको मैनेज करने के लिए। और इस तरह का हम अगर देखें तो यहाँ से लेके 81 विधानसभा में कहीं ना कहीं निर्दलीय मजबूत है। तो क्या कारण है? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र जी, आपके जितने भी व्यूवर्स हैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व जो कहा जाता है वो चुनावी व्यवस्था को कहा जाता है। और भारत एक डेमोक्रेसी कंट्री है, इस डेमोक्रेसी कंट्री में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। झारखंड का विधानसभा चुनाव में अगर आप देखेंगे, जो आपका सवाल है कि आखिर निर्दलीय क्यों इतना बड़े पैमाने पे जो है कि विधानसभा में आ रहे हैं, चाहे इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन। आज जिस नीरा यादव की बात लोग कर रहे हैं वो नीरा यादव शिक्षा मंत्री रही है। शिक्षा मंत्री का मतलब है कि आप सरकार में टॉप 3 में आपका पावर है, एचआरडी मिनिस्टर है आप एचआरडी मिनिस्टर रहने के बावजूद भी आपने कोडरमा छोड़ दीजिए, इर्द गिर्द के जितने भी विधानसभा है उस विधानसभा में आपने काम कितना किया? तो नथिंग। ना आपने शिक्षा के ऊपर कोई काम किया, सिर्फ आपके पास एक अंगीभूत कॉलेज है जेजे कॉलेज, और सिर्फ पेपर में जो है कि आपने महिला कॉलेज को दर्शाया है, उसका कोई और अलग बिल्डिंग नहीं है।
तो वो भी लूटने का काम किया। अगर आप इंडिया गठबंधन की बात करते हो तो इंडिया गठबंधन भी लूटने का काम किया है। ये लास्ट का फेज में आके मैया सम्मान योजना को देकर लोगों को जो है कि हम तो कह रहे हैं कि आखिर आप रोजगार क्या दे रहे हैं ना। आप युवाओं को जो बात आपने वादा किया था कि 5 लाख नौकरी देंगे, वो नौकरी आप नहीं दिए। आप जो है कि युवाओं को मतलब बेरोजगारी भत्ता देने का बात किए थे, वो आप नहीं दिए। आप रोजगार की अवसर उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, जबकि झारखंड में रोजगार अवसर मतलब उत्पन्न करने का बहुत बड़ा पैमाना है। आप हर क्षेत्र में जो है कि आप रोजगार को उत्पन्न कर सकते हैं। आप इसी बहुउद्देशीय परियोजना है हमारा काटी डैम है हमारा बहुउद्देशीय परियोजना है, वहां भी रोजगार उत्पन्न हो सकता है। अमित यादव को फिक्र है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो कह रहे हैं अमित यादव, देखिए अमित यादव को हम कह सकते हैं कि भाई कि वो बीजेपी का ही है, निर्दलीय नाम का था, वो बीजेपी का ही है। जानकी यादव को फिक्र है? कोई फिक्र नहीं। जानकी यादव को ये फिक्र है कि भाई कि अपना बेटा का हम कैसे जो है कि भविष्य को संवारे और कैसे अपना बेटा को केटीपीएस में जो है कि अपना नौकरी दे। अब यहाँ से चले जाइए तो बरही में आप क्या किए हैं? नथिंग। आप अभी 6 विधानसभा की बात कर रहे थे, तो भाई आप इधर चले जाइए, मतलब आपका क्या बोले राजधनवार, नथिंग। बाबूलाल मरांडी थे ना वहां से, आज बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बन के बैठे हुए। अब जमुआ चले जाइए, केदार हाजरा बीजेपी में थे, इनको अवसर नहीं मिला बीजेपी से टिकट, तो तुरंत जेएमएम का दामन थामे वो। तो ये जितने भी नेता हैं तो सब अवसर की तलाश में रहते हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं निर्दलीय को आना पड़ा। मधु कोड़ा वाला हाल तो नहीं होगा? देखिए ऐसा है कि इतिहास को बार बार हम देखिए एक अतीत में जाने की हम बात नहीं कर रहे। उस समय की परिस्थिति कुछ और थी, अभी की परिस्थिति कुछ और भी बन सकती है। अभी थर्ड फ्रंट लोग भी ऐसे बहुत युवा है जो अपने आप को फ्रंट फुट पे लाके खेल रहे हैं, तो लोग इस बात को जान पा रहे हैं और लोग इस बार सबक सिखाएंगे। किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। हमारे बीच अजय पांडे जी हैं। आप भी इस बार जो है सो कहीं ना कहीं एक निर्दलीय प्रत्याशी के लिए काम किए, तो मैं चाहता हूं कि जो भी सरकार बनने जा रही है उससे झारखंड का क्या अपेक्षा होना चाहिए? धन्यवाद शैलेंद्र जी। मेरा सिर्फ यही कहना है कि चूंकि आप सबसे पहले जो मेरा परिचय दिए थे पूर्व भाजपा, तो आज भी हम भारतीय जनता पार्टी में मैं नहीं जान रहा हूँ। आज भी हम भारतीय जनता पार्टी में ही हैं और भारतीय जनता पार्टी का एक सक्रिय कार्यकर्ता है। उम्मीद के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार हम लोग काम नहीं किए हैं और ये डंके के चोट पर कहता हूँ कि जिस भारतीय जनता पार्टी को हम लोग अपना खून पसीना दे करके सींचा, वो भारतीय जनता पार्टी अपने कर्तव्य पर खड़ा नहीं हो सका, और नहीं खड़ा हो सका तो उसी का परिणाम था जो व्यक्ति को आज के डॉक्टर नीरा यादव 10,000 वोट से डिफीट दी थी, जो स्थानीय सांसद और मंत्री हैं, तो उनको हराई थी। तो भारतीय जनता पार्टी उन्हीं को जो है सो यहाँ से लोकसभा का टिकट दे दिया। फिर भी हम लोग टस से मस नहीं हुए और हम लोग काम किए, भारतीय जनता पार्टी के लिए हम लोग काम किए। चूंकि देश के हमारे जो विधायक बनी, मंत्री बनी, शुरू बार में जीती, मंत्री बनी, शिक्षा राज्य मंत्री बनी। शिक्षा राज्य मंत्री बनने के बाद उस समय हम लोग विधायक प्रतिनिधि भी बने हम। लेकिन हम देखें कि विधायक प्रतिनिधि का मतलब है कि विधायक प्रतिनिधि बन तो गए, लेकिन आम लोग के पास हम लोग जाते थे। मंत्री और विधायक आम लोगों से कोसों दूर था, और जब आम आदमी हम लोग के पास आता था तो हम लोग उसको कहते थे ठीक है तुम्हारे लिए हम बात करते हैं, और जब हम लोग बात करते थे तो हम लोग का फोन भी नहीं उठता था। तो कहीं ना कहीं जनता के नजर में हम लोग दोषी थे, विधायक और सांसद दोषी नहीं बल्कि हम लोग दोषी थे, क्योंकि हर समय हम लोग को रहना है। अगले बार ही भारतीय जनता पार्टी को समझ जाना चाहिए था, केंद्रीय नेतृत्व को, कि जो 83,000 वोट लाई है वो 63,000 वोट पर आ गई है 20। और भाजपा का एक बहुत बड़ा गढ़ जिसको कहा जाता है, जो भाजपा माइंडेड वोट, शालिनी गुप्ता जी को 45,014 वोट दे दिया। लेकिन 5 साल जीतने के बाद मैडम को डोमचांच जो सबसे ज्यादा वोट देता है, डोमचांच से कोई मतलब नहीं रखा। यहाँ का विधायक डोमचांच पर कोई ध्यान नहीं दिया। डोमचांच पर क्या, पूरा कोडरमा जिला पर, कोडरमा विधानसभा पर उनका एकदम कहीं उपस्थिति नहीं रहा। मैं ये भी चाहता हूँ कि चूंकि बहुत सारी बातें तो आ गई, मैं कह रहा हूँ आने वाले जो सरकार है उससे क्या अपेक्षा है आपकी? देखिए अभी तो हम लोग निर्दलीय प्रत्याशी को चुनाव लड़ाए हैं और हम अपने आप में कंफर्म है, जैसे सब लोग कंफर्म होते हैं कि हमारा तो
विजय हो रहा है, तो हम भी अपने आप में कंफर्म है कि हमारा जो प्रत्याशी है वो चुनाव जीत रही है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि यह इसी तरह का माहौल, इससे ज्यादा माहौल जो है सो लोकसभा चुनाव में भी बना और 4 लाख वोट से यहाँ पे जो है सो भाजपा के कैंडिडेट जीत गए। तो ठीक है, आप विरोध में हैं, आप अपनी बातों को रख रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि सरकार से क्या अपेक्षा है, क्या झारखंड के लिए हो सकता है जो भाजपा का सरकार नहीं किया या गठबंधन का सरकार नहीं किया। अगले बार जो सरकार आएगी, क्या आपकी डिमांड है अपने क्षेत्र के लिए? आज वो फैक्टर रहा नहीं और आज हम लोग हजारों कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी का फाउंडर मेंबर हैं, वो शालिनी गुप्ता के लिए काम कर रहे थे। अपेक्षा सरकार से हम क्या डिमांड करते हैं? सरकार से हम कोई डिमांड नहीं रखते हैं। 3 काम सरकार को कहते हैं कि 3 काम कर दो, आजीवन राज करो, शिक्षा फ्री करो, स्वास्थ्य फ्री करो, शिक्षा और स्वास्थ्य 2 चीज आप फ्री कर दो, और तीसरा है कि आप रोजगार का व्यवस्था करो। जो अंतिम उनका जवाब आया वो पॉलिटिकली ही है कि शिक्षा को फ्री कर दो, स्वास्थ्य को फ्री कर दो और कहीं ना कहीं रोजगार। हमारे बीच पवन कुमार गोस्वामी जी हैं, उनसे हम विशेष रूप से जानना चाहेंगे। पवन जी, जिस तरह से झारखंड पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व का, आपका अमेरिका का मैक्सिको के बाद जो सबसे ज्यादा संपन्न हमारा प्रदेश है, प्राकृतिक रूप से हम कहीं से कमजोर नहीं हैं, मैन पावर में कहीं से कमजोर नहीं है, हमारे पास साहसी लोग हैं जिनका पुराना इतिहास है। बावजूद इस झारखंड भोले भाले, चूंकि यहाँ के लोग बहुत सीधे हैं और भोले भाले हैं, तो मेरा पर्सनल मानना है कि कहीं ना कहीं झारखंड को केंद्र की राजनीति का मतलब ये नहीं कि जो सत्ता में है, हमारा है कि जो केंद्र से संचालित राजनीति होती है, मतलब इस स्टेट से दूसरे स्टेट का, वो यहाँ पे बहुत हावी है ना, और जिसके कारण कहीं ना कहीं इसको एक लूट खंड बनाया गया है और सभी सरकारों ने अपना अपना एजेंडा को सेट किया है। तो आप चूंकि झारखंड में सरकार किसकी, उस पर ओपिनियन दे दें कि किसकी सरकार बनने की संभावना है। शैलेंद्र जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैंने हर एक राजनीतिक दल के यहाँ के लोग उपस्थित हुए, मैंने बहुत ही बारीकी से उन लोगों के बातें को सुना। चुनाव बीत गई, कल अंतिम चरण का चुनाव था। सभी पार्टियों ने जितनी शक्तियां झोंकना था सभी ने झोंक दिया। किसी की भी स्पष्ट सरकार नहीं बन रही है। खंड राजनीतिक पार्टी के जो प्रवक्ताओं लोगों की मैं बातों को ध्यान से सुन रहा था, जिस हिसाब से उन लोगों ने अपने अपने ओपिनियन को रख रहे थे, किसी भी राजनीतिक दल के प्रवक्ताओं में वो कॉन्फिडेंस नहीं था। कहीं ना कहीं खेला बिगड़ा है। पिछले 1-2 वर्षों से एक झारखंड में नई पार्टी की उदय हुई, जयराम की पार्टी का है। दोनों के अंदरूनीय वोटरों पर सेंध मारा। तो क्या जयराम किंग मेकर बन सकते हैं? जयराम बहुत बड़े किंग मेकर बन सकते हैं। तो प्रश्न इन्होंने दे दिया, मैं वही प्रश्न तौकीर जी से करने वाला था कि जयराम और अंतिम क्षणों में जो माले, जो कि सिर्फ राजधनवार और बगोदर तक सिमटा हुआ था, वो कहीं ना कहीं 2 सीट बढ़ा करके धनबाद के एरिया में मासस के साथ मिलने के बाद उसका एक 4 सीट पे अपना प्रभाव रहा। आप कैसे देखते हैं जयराम को और मासस को, माले को? ये 1000 रुपया जो है सो फैक्टर बना। तो कहने का मतलब है कि लाभ फैक्टर रहा। हाँ, जुट जा रहा। लोकसभा में भी लाभ फैक्टर रहा। 5 किलो अनाज की बात हुई और विभिन्न योजनाओं को। इस बार भी जो सरकार जो है सो कहीं ना कहीं मैया योजना और बिजली बिल माफी, इन सभी का जो है सो जिक्र करके चुनाव को अपनी ओर करने का प्रयास। माले को आप कहाँ देखते हैं? अभी 3 सीट हमको तो लग रहा है कि जो तो एक तरफ ये आ रहा है ओपिनियन कि कहीं ना कहीं इस सरकार में निर्दलीय जयराम और माले ये कुछ खेला बिगाड़ सकते हैं। बरकट्ठा विधान वो जो जहां तक अनुमान है जेएमएम की सरकार बने। चलिए, एक तरफ इनके यहाँ जो कैंडिडेट जीतेंगे वो जाएंगे बीजेपी में और इनको कंफर्म है कि सरकार जो है जेएमएम का बनेगा। मतलब कैंडिडेट इनके यहाँ जो जीतेगा वो जाएगा बीजेपी में, लेकिन सरकार जो है सो जेएमएम का बनेगा। हमारे बीच में विशेष मुख्य पार्टी जो है कांग्रेस और बीजेपी, उनके नेता हैं और उनका भी ओपिनियन लिया। मैं अंतिम समय में आपसे चाहूंगा राजेश जी कि जिस तरह से पैसा पावर का उपयोग अब राजनीति में चल रहा है, कहीं ना कहीं ये आने वाले टाइम में इसका मुख्य कारण क्या है? क्यों आज भारतीय जनता पार्टी जैसी शक्तिशाली संगठन आज इतना कुछ, आज कोडरमा जहां पे आपका गढ़ है, जहां से लगभग 11 बार आपने एमपी दिया है लगातार, अब हम कह सकते हैं चूंकि जो पूर्व में जिससे लड़ाई थी आपकी वो भी आप ही की विधायक हो गई,
अन्नपूर्णा देवी जी सांसद थी, अभी है सांसद, लेकिन कहीं ना कहीं अब जब जीत के यहाँ आई है तो हम कह सकते हैं कि लगातार यहाँ भाजपा की सरकार पिछले 30-35 वर्षों से रहा है। बावजूद आपको जो है सो चुनाव के समय में एकदम फायर ब्रिगेड तैयारी जो है सो एकदम ब्रांड, मोदी जी को उतारना पड़ता है, योगी जी को उतारना पड़ता है, शाह जी आते हैं, आपके हेमंता बिस्वा शर्मा कैंप करते हैं। तो ये तो ठीक है, आपके पास टीम ऐसी है जिसके कारण लोग आते हैं, लेकिन क्या लोकल झारखंड के जो नेता हैं उनमें वो पावर नहीं बचा है कि हम झारखंड को अपने दम पे जीत सके? कहीं ना कहीं एक अदृश्य शक्ति की आवश्यकता पड़ जाती है। इस पे आप क्या कहेंगे? और दूसरे में कि आपकी सरकार बनती है तो आप इस बार अपने क्षेत्र को और राज्य को क्या देंगे? शैलेंद्र जी आपको धन्यवाद। अभी आपने जो क्वेश्चन किया कि पैसा बहुत पानी की तरह बहाया गया, वो सर्वविदित है, यहाँ सारे लोग जान रहे हैं कि पैसा किसने बहाया। एगो नारा भी लगा था कि पैसा गया पानी में और भाजपा फिर से राजधानी। आज चुनाव के समय में आपको मैया सम्मान योजना याद आ गया। देखिए अभी ना तो आपको वोट मिलना है इस स्टेटमेंट से, ठीक है, ये सब भ्रम में है। वोट मिलना है। मैं आपको शैलेंद्र जी आश्वस्त करना चाहता हूँ, 6 का 6 विधानसभा जी जो अभी लोकसभा के अंदर है, 6 में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा अपने क्षेत्र को और राज्य को क्या देंगे? क्या अभी पंचप्रण आप लोग जान रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी ने लागू किया कि मेरी सरकार जब आएगी भारतीय जनता पार्टी की, तो आपको मैं घोघो दी जो अभी 1000 जो ये जो देने का लोक लुभावना जो नारा जो दिया है हेमंत सोरेन ने, अगर वो 1000 देगा तो हम लोगों ने 2100 देने का काम करेंगे। और एक मिनट आपसे मैं आप फिर जवाब देंगे। आप डिस्कस कर रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था, अभी जरा सा हमको भी बोलने दीजिए। उसके बाद जब मेरी सरकार आएगी तो जो चूल्हा के नाम पर 2000 रुपया क्या हेमंत सोरेन ने दिया क्या? आज जब मेरी सरकार जब बनेगी तो 500 रुपये में सिलेंडर आपको दिया जाएगा। 2,87,000 जो रिक्त स्थान है उसको भरा जाएगा। 21 लाख आवास बनाए जाएंगे। ये पंचप्रण है। सो निश्चित रूप आने वाला समय में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। जैसा कि है कि 21 लाख मकान बनेंगे, हालांकि हर घर को नल और जल और प्रत्येक व्यक्ति को घर का 500 में सिलेंडर, ये पुराना नारा हो चुका है। लोग इतने समझदार हो चुके हैं। कहीं ना कहीं जैसा कि आरोप है, आप संक्षेप में ही जवाब देंगे कि ये पैसे का राजनीति का आरोप इस बार जो है सो कोडरमा में विशेष करके आरजेडी के साथ लगा है। तो एक तो वो क्योंकि आपके पास अपना चेयरमैन है, आपके अपने संगठन है, आप 30-35 वर्षों से पूर्व यहाँ पे स्थापित हैं, उसके बावजूद इतना पूरा बिहार को उठा करके यहाँ लाने की आवश्यकता क्या है वो बताएं। सरकार बनी तो क्या आप कोडरमा को देने वाले हैं? देखिए शैलेंद्र जी, मैं इस पर इतना ही कहूंगा, पूरा विश्व जानता है, भारत तो छोड़ दीजिए, कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने अरबों रुपया अवैध रूप से चंदा लिया। तमाम कंपनियां जिसके ये राजनीति करते हैं, ये कहते हैं कि मैं एक तरह से धर्म की रक्षा करता हूं, गौ हत्या की रक्षा करता हूं, और वो तमाम बीफ कंपनियों से भी इन्होंने नहीं बख्शा, पाकिस्तानी कंपनियों को भी नहीं बख्शा। वहां से लोग पैसा लिए और इन लोग तमाम प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों में काफी रुपये इन्होंने खर्च किया। आप देखे होंगे इनके जो राष्ट्रीय कोडरमा में आपने कितना खर्च किया, आंकड़ा मैं उस पर भी आ रहा हूँ। देखिए ये तो इन लोगों का काम है बदनाम करने का। हम लोग कोई मतलब जो खर्च का एक सीमा होता है उससे ज्यादा हम लोग कहीं कुछ खर्च नहीं किए। चलिए, और थोड़ा बहुत एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि जो जिनके थोड़ा पास बहुत ये भी बोल दिए जिनके पास था वो किए। नहीं मैन पावर, देखिए भाजपा आज के समय में समुंदर है पैसे के मामले में, और इनसे ज्यादा कोई खर्च नहीं कर सकता। इसके मैं दावे के साथ बिल्कुल वो लोकसभा में हम लोग देख चुके हैं। बिल्कुल क्या देंगे कोडरमा को? मतलब आप जीते तो मैं खाऊं तो गुड़, आप खाएं गुलगुल्ला वाली कहानी है। कोडरमा को क्या देने वाले हैं जीतने? अगर हमारी सरकार बनती है तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि देखिए पिछले बार इन लोग काफी डिस्टर्ब किए सरकार गिराने के लिए, तमाम तरह का हथकंडा अपनाया। हेमंत जी को काम करने का इन्होंने मौका नहीं दिया। लोगों की जो बार बार इन लोग कहते हैं पेपर लीक, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं इनकी सरकार थी मध्य प्रदेश में, इनसे बड़ा कोई व्यापक घोटाला नहीं किया। चलिए बसंत जी, सिर्फ 2 लाइन में हम चाहेंगे कि डोमचांच के लिए क्या मांग रहे हैं आप बनने वाले सरकार से? कि देश में जो अटल बिहारी वाजपेयी का जो भाजपा था, जो आडवाणी जी का भाजपा था, उनका नीति नियत से हमने भाजपा में आके भाजपा के लिए हर रूप में मेहनत किया, लेकिन यहाँ के लोग भी जो है उसमें ठके महसूस किए। और आने वाला सरकार जो बनेगा
मुझे पूरा उम्मीद है कि दोनों जो पार्टियां हैं एनडीए और यूपीए, ये दोनों का संघर्ष है, लेकिन बहुत बड़ा निर्दलीय और जयराम जी का जो बात आ रहा है, उनके बिना इन लोग सत्ता या माले के बिना सत्ता बनने नहीं जा रहा है। और जो पुनः जो सरकार बनेगा तो इस बार जनता की अदालत में हम लोग तय करेंगे कि कोडरमा में एक बड़ा रोजी रोजगार के लिए हम लोग दबाव बनाएंगे और उसको कराएंगे। चलिए, धन्यवाद। आपकी बातों से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप जयराम जी के साथ जाने वाले हैं। खैर, अगर जाना ही था तो चुनाव से पूर्व गए होते। अब संक्षेप में, चूंकि प्रमांशु जी आप बताएं, आप पूरे राज्य सोशल एक्टिविटी में हैं, मीडिया को देख रहे हैं, क्या देगी ये सरकार आपकी अगर बनी तो, और नहीं बनी तो सामने वाले की सरकार से क्या डिमांड है, और जिसके लिए आप लगातार 5 साल लड़े? सबसे पहले कि अगर भाजपा की सरकार बनती है, और वो श्योर 200% श्योर हूँ कि वो भाजपा की सरकार बनेगी, और यहाँ पे सबसे पहले ही कैबिनेट में हम तंत्र जो हमारा है, 5 प्रण है, वो हम लोग लागू करेंगे। ठीक है, यहाँ के रोजी रोजगार पे काम होगा, यहाँ के जो लोगों की अपेक्षाएं हैं उसके ऊपर काम होगा। और जो दूसरा सवाल है, मैं तो ये सवाल को एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहता, फिर भी आप जो आपका सवाल है कि अगर भाजपा की सरकार नहीं बनी तो दूसरे के सरकार से आप क्या अपेक्षा करते हैं, उनको इस बार विधानसभा से निकाल के रोड तक लाएंगे, यहाँ के जन मुद्दाओं को उनके तक पहुंचाएंगे, जो हरा झंडा दिखा के पकड़वा देते हैं उसका विरोध व्यक्त करेंगे, और इस जन आंदोलन को यहाँ रोड पे ना लेके विधानसभा तक लेके जाएंगे। काम करने दीजिएगा ना, ईडी सीडी नहीं ना लगाइएगा। नहीं, काम सरकार ये अगर बनी जेएमएम गठबंधन की तो काम करने दीजिएगा ना 5 साल। ये आरोप और प्रत्यारोप चलता रहता है। बिल्कुल ठीक है, कि ये जब किसी को काम नहीं करना होता है तो लोग आरोप लगा देते हैं कि वो फलानवा हमारा काम करे ना दल को। तो वही हाल है, जब चले न जाना तो अंगन में टेढ़ वाला कहानी है। ठीक है, आप जब नहीं कर पा रहे काम तो आप लगा दीजिए ईडी। अगर ईडी आता क्यों है? अगर आपके पास सबूत नहीं होता तो ईडी आपको उठा के क्यों ले जाता? बिल्कुल ठीक है, सबूत है आपके खिलाफ तभी आप ईडी आपको उठा के लेके गई है। आपको पकड़ के क्यों नहीं लेके गई शैलेंद्र जी कभी ईडी? कभी हम मेरे पास क्यों ईडी नहीं आई? जहां पे रहेगा ईडी का कुछ मिलेगा सबूत, वहीं पे उठा के लेके जाएगी। तो ऑब्वियसली ये बात है कि चोर के आगे तैला क्या, बेईमान के आगे कैवाला क्या। झारखंड में फिर से भाजपा की सरकार बन रही है और डबल इंजन की सरकार बन रही है, और आग आप बार बार लगाएंगे, आपके अंदर जितना धुआं है वो निकालते रहिएगा। संक्षेप में, आपकी सरकार बनने जा रही है निश्चित 100%। कोडरमा को क्या दीजिएगा? कोडरमा के सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो मेन रोजगार यहाँ पर है, किसी तरह का भी रोजगार यहाँ पर कोडरमा में नहीं खुला हुआ है। एक रोजगार पावर प्लांट बना जिसमें बात है कि आज हम लोग घोषणा पत्र में यहाँ पर जो ढिबरा का जो मूलभूत समस्या है उसको हम लोग समाधान करने का काम करेंगे। लेकिन हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा, हेमंत जी के द्वारा जो उद्घाटन करके जो एक वो शक्तिमान से ढिबरा भेजने का काम किए थे, लेकिन यहाँ पर सेंट्रल से लिथियम का उसमें लगाकर जिस तरह से वहाँ पर ढिबरा रोकने का काम किया गया है, उसको हम लोग उस पर मंथन कर रहे हैं। आने वाला हम लोग का अगर सरकार आएगी तो इस पर हम लोग जो है इस बिजनेस को, ढिबरा को हम लोग चालू करने का काम करेंगे। सरकार से हम सिर्फ जो बनने वाली सरकार, हाँ, जो भी सरकार बने, और मेरा हार्दिक इच्छा है कि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी मुख्यमंत्री बने। मतलब भाजपा का बी टीम यहाँ जीतेगी आपके अनुसार? भाजपा की बी टीम नहीं, भाजपा से यह सीट को शालिनी गुप्ता भाजपा ही खींच रही है, क्योंकि उनके साथ भाजपा का ही वोट है। चलिए, भाजपा का सीट भाजपा ही खींच रहा है, बड़ा दिलचस्प रहा। पवन जी, शॉर्ट में आप सरकार से 2-3 वाक्य में क्या अपेक्षा रख रहे हैं बनने वाले? मुझे सरकार से केवल और केवल, चूंकि ये चुनाव प्रदेश की है तो मैं प्रदेश में विशेष करके मांग करूंगा कि पर्यटन के क्षेत्र में कोई भी काम नहीं हुआ, सिर्फ वादे होते रहे। कोडरमा के लिए मैं माइका प्रोसेसिंग, पूर्व के कांग्रेस के, यहाँ कांग्रेस के भी माननीय प्रदीप जी बैठे हैं, इनको स्मरण होगा, जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने कई बार अपने बातों को रिपीट किया कि कोडरमा में अबरक प्रोसेसिंग का बहुत जल्द एक बड़ा फैक्ट्री लगभग 10,000 करोड़ रुपए की लागत की बनेगी। आप हमें सरकार में सहयोग कीजिए
काफी लंबे समय से कांग्रेस की रही सरकार, इन्हें स्मरण होगा। उन्होंने बताया था कि कोडरमा ही एक ऐसा सेंटर बनता है जहां पे माइका प्रोसेसिंग का पूरे भारतवर्ष का सबसे बड़ा केंद्र बनेगा। वो कहाँ गया, उसकी मैं मांग करता हूं। मैं युवाओं के लिए नियोजन नीति की मांग करता हूं। जैसा कि है कि मांग आया है माइका पे सभी लोग एकजुट हैं। सभी को माइका पे यहाँ पे चाहिए रोजगार, सरकारों को काम करनी चाहिए, सबका इस पे हाथ उठेगा। सभी लोग, आप लोग नहीं चाह रहे हैं माइका पे काम हो। और अंतिम में जैसा कि आज बहुत विशेष चर्चा में सभी लोग उपस्थित हुए और बारी बारी से हम लोग सभी लोगों ने अपना अपना ओपिनियन रखा और झारखंड में आने वाली सरकार से बहुत सारी अपेक्षाएं रखी है। ये इस तरह का चर्चा आने वाली जो भी सरकार है या जो भी राजनीतिक दल है झारखंड में स्थापित, उनके लिए एक संकेत है कि कहीं ना कहीं उनको अपने कार्यशैली में सुधार करना होगा। नहीं तो ये जो निर्दलियों का विरोध और पार्टी का विरोध जो निकल रहा है, ये कहीं उनका जो किला है उसको नेस्तनाबूद ना कर दे। इसी अपेक्षा के साथ कि झारखंड के लिए अगला जो भी सरकार बनेगा वो 5 साल काम करेगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।